हम शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है CSF बेटा। ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक इंटेग्रल पार्ट माना जाता है। आज के जमाने में जो हम कहते हैं कि बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो, जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तब जाके बनता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कह रहा है बेटा कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें शो करता है फ्लो, इसका फ्लो स्पेसिफाइड पीरियड में इनफ्लो और आउट। किसका इनफ्लो आउटफ्लो? केवल और केवल कैश। 11th क्लास में आप कैश बुक बनाते थे जिसमें आप केवल और केवल वो ट्रांजेक्शन्स दिखाते थे जो कैश को इफेक्ट करते हैं। यहां पर हम डायरेक्ट मेथड नहीं है। 12th तक आते हर एक बच्चा उल्टा हो जाता ना खोपड़ी का, सीधा कोई भी नहीं रहता 12th तक, तब बिगड़ के धूल हो जाता। तो यहां पर भी हम सीधे मेथड नहीं, हम उल्टा मेथड सीख। और मैं आपको जादूगरी की बात यह है कि ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसका आंसर आपके पास आपके क्वेश्चन पेपर में होगा। अगर पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का बोला है तो जो इस साल का कैश बैलेंस आपकी बैलेंस शीट क्वेश्चन पेपर में बता रही है वही आंसर है, वही लाना है आप। बैलेंस शीट से ही बनता है। अगर पूरा पूछा तो आपके पास उसमें ऑलरेडी आंसर होगा, वहीं तक पहुंचना आप। ये अनपढ़ वालों की ज्ञान की भाषा है कि कुछ नहीं आता, पूरा कैश फ्लो बनाने का बोला, फॉर्मेट में जो जो याद था वो लिख दिया और आखिर में वो जो कैश बैलेंस करंट ईयर का दे रखा था वो उठा के वहां लिख दिया कि नंबर तो दे ही दे, है ना। पर कॉपी चेकर भी 1.5 शाणे होते हैं, स्टेप वाइज नंबर देते हैं, है ना। तो और हमारे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। ये आशीष सर नहीं है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना। एक तो आप बोलो आशीष सर 3 सीक्वल आ रहा है सीक्वल नहीं, ट्रिलॉजी। हाँ, ट्रिलॉजी। तो हमारे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो ICAI निर्माता है, डायरेक्शन हाउस इनका है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट करते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के अंदर कैश फ्लो का जिक्र है, यानी कि अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आप पूरा पढ़ लो तो आपको ये चैप्टर पढ़ने की 12th क्लास में जरूरत नहीं। और एक तरीके से ये देखा भी जाए तो कंपनी एक्ट 2013, क्योंकि हम कंपनी की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, मैंने आपको कहा था पार्टनरशिप खत्म होते ही सारा काम किसका चलेगा? कंपनी का चलेगा। तो कंपनी एक्ट 2013 ने इसे मैंडेटरी कर रखा है, कंपलसरी कर रखा है, ऑब्लिगेटरी कर रखा है। ये आपको बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपको बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, नोट्स टू अकाउंट्स, एक्सप्लेनेटरी नोट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये पांचों चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनानी भी पड़ेगी और रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग भी करनी पड़ेगी। लेकिन OPC को मना है। OPC बोले तो 1 पर्सन का। क्या सोल ट्रेडर 1 पर्सन कंपनी है? नहीं। वो एक इंसान जिसने अपने बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर्ड करवाया और प्राइवेट लिमिटेड में उसने खुद को 1 पर्सन में रजिस्टर्ड करवाया, तब जाके OPC का दर्जा मिलता है। आप कल से खुद ही व्यापारी हो और ये बोलो कि मैं OPC चला रहा हूं तो वो गलत है। आप उस व्यक्ति को एक बार चेता दीजिए कि अंकल जी लट पड़ जाएंगे किसी भी दिन, आप अनरजिस्टर्ड OPC हो, क्योंकि है ना आप अभी सोल ट्रेडर हो, है ना। फिर उनसे पूछो आपने रजिस्ट्रेशन किस में ले रखा है तो बोलते सोप एंड कमर्शियल एक्ट में। अरे तो अंकल जी फिर तो सोल ट्रेडर ही हो। पर अब अंकल जी को कैसे समझा? अंकल जी तो आज भी कह रहे कि मैं OPC हूं और मेरा भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई। तो ऐसा होता नहीं। आगे बात करते हैं तो CFS जो है वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट से प्रिपेयर होता है, यानी कि आपको बैलेंस शीट नहीं दी जाएगी, आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट दी जाएगी। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मतलब है कि जैसे आपके बीच से मांग निकल के 2 साल हो गए, ये 2019 और ये 2020, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ऐसे 2 सालों का कंपैरेटिव डेटा आपको मिलेगा, है ना। उसको आपको सुलझाना पड़ेगा। अगर अकाउंटेंट कंपनी के अंदर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट का यूज करे करंट ईयर में तो फिर हम उसे कैश फ्लो नहीं बुलाते, फिर हम उसको कैश बजट बुलाते। तो आप लोगों को कभी भी प्रोजेक्टेड और करंट ईयर बैलेंस शीट से कोई ऐसा सवाल मिल ही नहीं सकता। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा हमेशा वो किस तरीके से मिलेगा? कंपैरेटिव बैलेंस शीट की तरीके से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट से बनता है, P&L से भी बनता है, ठीक है, वहां से भी हम सीखेंगे इसको। लेकिन जब हम कंपनी के नजरिए से बात कर रहे हैं तो कंपनी कंपैरेटिव से बनाती है। इसके अंदर वो सारे आइटम आते हैं जो कैश को
इफेक्ट करते हैं, जैसे कि स्कैल्पिंग, डैंड्रफ वगैरह वगैरह। कैश, काले काले केस काम थी तो कैश। यहाँ पर कैश का मतलब भी अलग है। हाँ, यहाँ पे कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट में एसटीडी भी आ गया। एसटीडी बोले तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, और एसटीआई भी आ गया, यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। यानी कि यूं कहें कि जो करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं उन्हीं का ये दूसरा नाम। अगर आपको कहीं पे भी मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मिल जाते हैं तो बैलेंस शीट में आप उन्हें करंट इन्वेस्टमेंट में दिखाओगे, लेकिन जब आप कैश फ्लो बनाओगे तो इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानोगे, यानी करंट इन्वेस्टमेंट्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ कैश। कैश इन हैंड तो हमारा कैश है ही, कैश इन बैंक हमारा कैश है ही, और शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जो भी हो रखे हैं हमारे, वो भी हमारे कैश का पार्ट रहेंगे। तो कौन कौन कैश है? कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स यानी कि हमारे करंट इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अच्छा चैप्टर चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। चलिए, तो कैश फ्लो बेटा 3 तरीके का होता है। अब आपको अपने ढंग से समझते हैं। हमारी दुकान है कचौरी, तो हमारा मेन पैसा किससे जनरेट होता है? कचौरी बेच के। अच्छा, कचौरी के भी कुछ सब आइटम भी हो गए हमारी दुकान में, नमकीन भी बेचते होंगे, पपड़ी भी बेचते होंगे, खमन ढोकला भी बिकता होगा सुबह सुबह। ये सब, इन सबसे ही हमारा पैसा आता है, यही हमारा मेन सोर्स है पैसा कमाने। ये बना हमारा ऑपरेटिंग, यानी कि मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, जिससे हमारे घर में कमाई आती है। अब हम लोग जो पैसा कमाते हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो, एग्रीगेट डिमांड पढ़ के आए हो, तो आपको ये भी पता है कि Y इक्वल्स टू C प्लस S, इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग। और फिर आपने बाद में जब अप्रोच पढ़ी तो आपने ये भी पढ़ा सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। हम जितना बचत करते हैं हम उतना ही इन्वेस्ट करते हैं। तो जो पैसा हमारे पास आ रहा है, दुकानदार के पास आ रहा है, दुकान में आ रहा है, उस पैसे को हम इन्वेस्ट भी करते हैं। उससे हम हमारे बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म असेट्स भी खरीदते हैं, उनको बेचना भी पड़ता है। लेकिन हमने इनको बेचने के लिए नहीं खरीदा था, हमने इनको इस्तेमाल करने के लिए खरीदा था। ये हमारे लिए रिसोर्सेज की तरह काम में लिए गए, इसलिए हमने परचेज और सेल जो लॉन्ग टर्म असेट्स का है, जिनको हमने रीसेल करने के लिए नहीं, काम में लेने के लिए लिया था, ये सारा पैसा हमारा किस में जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। हो सकता है इस साल आपने कचौरी बेच के 3 करोड़ रुपए कमाए, 3 करोड़ रुपए में से आपने 2,000 रुपए की एक बड़ी सी कढ़ाई खरीदी जिसमें अब नई कचौरियां तल रही। तो 2,000 की जो आपकी नई कढ़ाई खरीदी, वो क्या किसका पार्ट बन गया? इन्वेस्टिंग का बन गया। लेकिन धंधा चलाने के लिए सर पैसे की तो जरूरत पड़ती है, बिना पैसे के तो कोई भी धंधा नहीं चलता। आपने बिजनेस स्टडीज भी पढ़ी है, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ा है, और आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजन लेना भी सीखा है कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे और कहाँ पे लगाएंगे, जिसको आप पढ़ के आए फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो पैसा बनाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, वो पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा, या तो इक्विटी से आएगा या उधार से, डेथ से आएगा। तो इक्विटी और डेथ की जो कहानी है वो पूरी हमारी फाइनेंस, यानी जब भी हमारी कैपिटल में कोई चेंज होगा या हमारी बोरोइंग में कोई चेंज होगा तो हम उसको इन्वेस्टिंग का नाम नहीं देंगे, हम उसको फाइनेंस का नाम देंगे। यानी कि अगर हमें डेबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना पड़ गया तो वो इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग? अगर हमें डेबेंचर पे, हमने लोन ले रखा है बैंक से, डेबेंचर भी छोड़ा, हमने बैंक से लोन ले रखा है, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ा, उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बुलाऊं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी बुलाऊं। लेकिन मैं ये बोलूं कि मैंने खुद दूसरी कंपनी के डेबेंचर खरीद रखे और मुझे इंटरेस्ट मिला, तो फिर वो इन्वेस्टिंग होगी। मुझे डिविडेंड पे करना पड़ा मेरी कैपिटल पे, फाइनेंसिंग। मैंने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से मुझे डिविडेंड आया, इन्वेस्टिंग। तो नाम तो वही है, पर पीछे जो शब्द लगेगा उससे पता चलेगा कि फाइनेंसिंग बनेगा कि इन्वेस्टिंग बनेगा। तो सबसे पहली चीज, कैश फ्लो बनाने से पहले आपको शब्दों का ये मतलब पता होना चाहिए कि ये जो शब्द है ये किसका भाग है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी बोला जाए शेयर कैपिटल तो किसका पार्ट माना जाएगा? फाइनेंसिंग का पार्ट माना जाएगा। जब भी बुलाया जाए नॉन करंट असेट तो किसका पार्ट माना जाएगा? इन्वेस्टिंग का पार्ट माना जाएगा। जब भी आपसे बुला रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L तो हम किसकी तरफ रुख करेंगे? ऑपरेटिंग की तरफ ही। समझ में आ रही है बात?
जब तक हम बैलेंस शीट के आइटम को इन 3 नामों में विभाजित नहीं कर सकते तब तक हम कैश फ्लो शुरू नहीं कर सकते। तो पहली चीज हमें ये क्लियरिफाई होनी चाहिए कि हमारे पास 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। अब आते हैं स्पेशल आइटम्स में, जिसमें से पहला स्पेशल आइटम मैं आपको समझा चुका हूं, इंटरेस्ट और डिविडेंड। अगर हम पे कर रहे हैं तो वो फाइनेंसिंग का पार्ट बन रहे हैं, और अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो फिर वो इन्वेस्टिंग का पार्ट। ऐसे टैक्सेस भी हैं। मैंने आपको याद हो प्रपोज डिविडेंड के बारे में बताया था, इस साल जो प्रपोज करते हैं वो अगले साल पे करते हैं। इस साल जो टैक्स का प्रोविजन बनाओगे वो अगले साल पे होगा, और इस साल जो टैक्स पे किया है वो पिछले साल का प्रोविजन। समझ में आई बात? ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी हैं, ऐसे कुछ नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी है। मेरे को कोई एक ऐसा ट्रांजेक्शन बताओ जो कैश का नहीं है पर P&L में दिखता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ना तो कैश आया, ना कैश गया, ना तो कैश का इनफ्लो हुआ, ना कैश का आउटफ्लो हुआ, पर डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट की वैल्यू कम। इंटरेस्ट तो पे किया, कैश का आउटफ्लो भी हुआ, P&L में भी दिखा, लेकिन ये पट्टा P&L में तो दिखा, कैश का अता पता ही नहीं। बुमरो होके निकल गया है, तो मेरे को क्या पता। आप देखो, तो हमें यहाँ पर मैंने आपको कहा ना, हम उल्टे हो चुके हैं, 12वीं क्लास तक आ चुके हैं, तो हम सीखेंगे इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड हमें कहता है कि आप तीनों का टोटल लगा लो। सबसे पहले ऑपरेटिंग का पता लगा लो कि ऑपरेटिंग में कैश का इनफ्लो कितना है या आउटफ्लो कितना है। फिर आप इन्वेस्टिंग का पता लगा लो कि इनफ्लो कितना है और आउटफ्लो कितना है। सिंपली एक अमाउंट निकल के आएगा। अगर इन्वेस्टिंग का माइनस में बैलेंस है, इसका मतलब है आउटफ्लो ज्यादा है, और अगर पॉजिटिव बैलेंस है यानी कि इनफ्लो ज्यादा है। ऐसे फाइनेंसिंग, अगर नेगेटिव है इसका मतलब है आउटफ्लो ज्यादा है, पॉजिटिव है इसका मतलब इनफ्लो ज्यादा है। ऑपरेटिंग, तीनों का टोटल लगा लो। तीनों का टोटल लगा के ओपनिंग कैश ऐड करना पड़ेगा। ओपनिंग कैश यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग कैश यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस। क्वेश्चन आपको ओपनिंग कैश के नाम से कभी भी आंसर नहीं देगा, आपको वैल्यू मिलेगी 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 31 मार्च 2019 का जो कैश बैलेंस है वो पिछले साल का क्लोजिंग है, वो इस साल का ओपनिंग बना हुआ है। जैसे आप वो वैल्यू ऐड कर दोगे, जो इस साल का आपका टोटल कैश लिखा हुआ है वो आपका आंसर बन जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। और यही फॉर्मेट है इनडायरेक्ट मेथड। ये बैलेंस शीट से भी बनता है और P&L से भी बनता है। तो हमें बैलेंस शीट और P&L भले याद नहीं हो, देखो मैं वो बच्चा रहा हूं जिसने क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन पेपर के आंसर्स बनाया, MCQ में डेफिनेशन ढूंढी, टाइप्स ढूंढे, कुछ मिल गया तो आंसर वहीं से बन गया बिना पढ़े। उसने डेफिनेशन ही पूछी थी MCQ में, बताओ ये किसकी डेफिनेशन है। उस समय याद नहीं आ रही थी ऑप्शन में, आगे जाके एक सवाल था व्हाट इज मार्केटिंग, मैंने कहा तो मार्केटिंग की डेफिनेशन है, वो की वही वो कॉपी करके लिख दी। हाँ, ये मैं भी कर दूं। अब आप सोचो, आपको बैलेंस शीट नहीं आती, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का सवाल आया, उसने ऑलरेडी फॉर्मेट में दे रखा, जमा दिया। आना नहीं आना क्या है इसमें, ABCD आनी चाहिए थी कि बस इसकी माइनस कैसे करते, परसेंटेज कैसे लगाते। अच्छा, बैलेंस शीट भी नहीं आती, कैश फ्लो देखा, कैश फ्लो में बैलेंस शीट बनी हुई थी, जितना जितना उसमें दे रखा था उसके हिसाब से हमने बना दी, ये हो गया। तो पेपर में से भी आंसर ढूंढने की कला आनी चाहिए आप में से। ये ऐसी चीज है प्रैक्टिस करने की, अगर आपने कर ली तो आपको पता चलेगा कि 8 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर के आसपास का कुछ ऐसा पेपर होता है जो पेपर के अंदर ही होता है। बस वो थोड़ा सा आपको उसके लिए आपका ऑब्जर्वेशन जो है, मतलब स्मार्ट आई होनी चाहिए, स्मार्टफोन हो चाहे ना, आंखें उस समय स्मार्ट होनी चाहिए, तो वो ये पकड़ ले। क्वेश्चन था MCQ में मार्केटिंग मिक्स पे, मेरे को MCQ नहीं आता। आगे एक क्वेश्चन आया जिसने पूछा एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, वहां से वो चारों ऑप्शन उठा के लिख दिए, मेरे को वो भी नहीं आता, लेकिन लिखने की वजह से कुछ तो आया, तो 1-2 नंबर तो आ गए। केवल ज्ञान की वजह से, पढ़ाई के नहीं, विज्ञान वाले ज्ञान की वजह से, पेपर कैसे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑपरेटिंग। अपने मुख से उच्चारण करिए सबसे पहला नाम NPBT। ये अलग से बॉक्स में क्यों लिखा, क्योंकि इसकी खुद की कैलकुलेशन भी है। दूसरा नाम
एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम। अब हम कौन से मेथड पे चल रहे हैं? अगर हम डायरेक्ट चलते हैं तो प्लस को प्लस करते हैं, माइनस को माइनस करते हैं, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट हो जाते हैं तो हम माइनस को प्लस करते हैं और प्लस को माइनस कर देते हैं। जैसे जब तक आप सीधे बच्चे बन के चलते हो तो कोई गलत काम भी कहता है तो नहीं 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 गलत काम नहीं, कोई अच्छा काम कहता है हाँ हाँ अच्छा काम नहीं। लेकिन जब हम बुरे बच्चे बन जाते हैं तो घर वाले कहते हैं ये नहीं करना, वो हम सबसे पहले करते हैं। और जब घर वाले कहते हैं ये करना है, वो हम कभी नहीं करते। वही काम हमें यहाँ करना है। आपने डायरेक्ट मेथड फॉलो करके सारे एक्सपेंसेस हटा दिए होंगे, पर वो एक्सपेंसेस जिनसे कैश का आउटफ्लो ही नहीं है, जो इसका मकसद है केवल प्रॉफिट को कम करना, आप उन सारे नॉन कैश आइटम के एक्सपेंसेस को वापस प्लस करो ताकि हमें कैश का पता चल पाए कि कैश का फ्लो क्या है। और ऐसे जो एक्सपेंसेस आपने ऑलरेडी प्लस कर रखे थे उनको क्या करना है? माइनस करना पड़ेगा। यानी जो ऑलरेडी प्लस थे वो माइनस हो जाएंगे, जो ऑलरेडी माइनस थे वो प्लस हो। इसके बाद आपको आना पड़ेगा सीए और सीएल, करंट असेट और करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये इसी साल के हैं। इनके लिए आपने पैसे का आउटफ्लो भी किया होगा और इनफ्लो भी किया होगा। मेरे को ये चीज बताओ, अगर आपने 50,000 का स्टॉक खरीदा तो पैसा आया कि गया? पैसा गया। स्टॉक खरीदा तो पैसा गया। स्टॉक खरीदा यानी एसेट क्या हुई? इंक्रीज। और कैश क्या हुआ? तो कैश माइनस हुआ। आपने फर्नीचर बेचा आज, पैसा आया कि गया? लेकिन स्टॉक क्या हुआ? फर्नीचर क्या हुआ आपका? डिक्रीज। असेट डिक्रीज होने पर पैसा आया तो आपने पैसे को प्लस कर दिया। हमें पैसे को देखना है, इंक्रीज और डिक्रीज तो देखना ही है, लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज का इफेक्ट किस पे देखना है? कैश पे देखना है कि ये कैश को बढ़ाने का काम कर रहा है कि कम कर। उस हिसाब से हम इंक्रीज डिक्रीज को क्या करेंगे? प्लस माइनस। ऐसा कुछ हम करेंगे वो डिस्कस। उसको रट्टाफिकेशन मत करो, उस पर लॉजिक लगा दो कि वो पैसे को आने का काम कर रहा है तो प्लस, जाने का काम कर रहा है तो माइनस। और फाइनली हमें इनकम टैक्स पेड माइनस करना पड़ेगा। यानी कि अगर इनकम टैक्स पेड बोला है तो हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा क्या पिछले साल कोई प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बना हुआ है क्या? क्वेश्चन हमें सीधे नहीं बोलेगा इनकम टैक्स पेड 30,000, क्वेश्चन वहां लिख देगा बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पिछले साल का 30,000। तो हमें हमारी बुद्धि से ये समझ लेनी पड़ेगी कि ये पिछले साल का प्रोविजन जो है ना, ये इस साल का क्या बनेगा? इनकम टैक्स पेड, वही टैक्स होगा, इसलिए तो प्रोविजन बनाया था। हाँ, आप कितने का पैसा सेव करते हो? जितनी आपकी इंस्टॉलमेंट होती है। कोई है आप में से जिसने 8 लाख की गाड़ी खरीदनी और वो 10 लाख सेव कर रहा हो? 2 लाख की तो पार्टी करवाऊंगा है वही करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं एनपीबीटी की कैलकुलेशन सीखने में। इसमें है पिट पुष्पा। कौन है इसमें? पिट पुष्पा। हाँ हाँ, पुष्पा इम्पॉसिबल, पिट पुष्पा। तो पिट पुष्पा का पहला पी है प्रपोज डिविडेंड, आई है इंट्रीम डिविडेंड। इंट्रीम डिविडेंड को ट्रीम है जो साल के बीच में, जैसे प्रपोज डिविडेंड इस साल प्रपोज किया, अगले साल पे करेंगे, लेकिन इस बीच में ही साल खत्म होने से पहले ही बिना प्रॉफिट कमाए ही प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के बेसिस पर ही डायरेक्टरों ने अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए साल के बीच में ही डिविडेंड इशू कर दिया, तो वो करेगा इंट्रीम। टी से मतलब है ट्रांसफर टू रिजर्व। ये इसी साल का लेंगे, प्रपोज डिविडेंड भी इसी साल का लेंगे, इंट्रीम डिविडेंड भी इसी साल का लेंगे। सीवाय करंट ईयर, ऑल आर फ्रॉम द करंट ईयर। वो फाइनल डिविडेंड की चर्चा के लिए कह रहा हूं। इस साल आपने अगर प्रपोज डिविडेंड किया होगा तो आपने प्रॉफिट में से पैसा निकाला होगा। हम उल्टे चल रहे हैं, जो निकाला है वो वापस रख के आना पड़ेगा। तो अगर आपने पैसा निकाला है तो आप वापस एड बैक करो। आपने इस साल इंट्रीम डिविडेंड के नाम पे कैश आउटफ्लो किया, वापस एड बैक करो। हम शुरुआत करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, तो हम उल्टे चल रहे हैं। आप मेरे को बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद नेट प्रॉफिट आता है ना। अब ये कह रहा है नेट प्रॉफिट से तो शुरू करो, तो हम ऊपर से नीचे तो आ गए, अब ये कह रहा है नीचे से वापस ऊपर चलो, तो उल्टा करना पड़ेगा सारा। ठीक है। और जो भी आपका करंट ईयर का प्रोविजन है, क्योंकि कंपैरेटिव बैलेंस शीट होगी बेटा, तो दोनों साल के अमाउंट होंगे, तो इस साल का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा, और जो पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स है वो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है। आपको बस यही याद रखना है कि
कौन सा आइटम कहाँ प्लस होना है और कौन सा आइटम कहाँ माइनस होना है, बाकी इसके अंदर कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। और वैसे तो किसी क्वेश्चन में रिफंड ऑफ टैक्स नहीं दे रखा होता, अगर मिल जाए तो उसको माइनस कर देना, एनपीबीटी आ जाए। तो एनपीबीटी लाने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग और क्लोजिंग यानी पिछले साल का प्रॉफिट और इस साल के प्रॉफिट का डिफरेंस निकाल के रखेंगे और उसमें फिट पुष्पा को जोड़ देंगे और रिफंड ऑफ टैक्स माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनपीबीटी। एक बार दोबारा हम पी एंड एल का डिफरेंस निकालेंगे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके, इसमें फिट पुष्पा जोड़ देंगे, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स और रिफंड ऑफ टैक्स है तो माइनस कर देंगे, तो हम किस पे आ जाएंगे, एनपीबीटी। अगर ये कोई आइटम नहीं दे रखा तो फिर जो डिफरेंस है वही एनपीबीटी हो जाएगा। चलिए, तो अब ये है कुछ नॉन कैश आइटम्स और उनके एडजस्टमेंट्स, है ना। अब मैं यहाँ पर आपको नॉन कैश तो बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने नॉन ऑपरेटिंग भी रख रखा है ना। तो इसका टाइटल एक्चुअल में है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम एडजस्टमेंट, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर्स जो हमें ऐड कर रहे हैं, सबसे पहला डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टेंजिबल पे लगता है, इनटेंजिबल को अमोर्टाइज करते हैं, इसलिए अलग से नाम लेते। ऐसा पैसा जो डूब गया, बैड डेट रिटर्न ऑफ, ये भी आपके नॉन कैश है, क्योंकि आउटफ्लो मतलब इनफ्लो होना था और मंजोली का आगे बीच में, तो वो फिर अंकल जी चल बसे, उधारी डूब दी। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो आप ब्याज बट्टे का काम होता है वो आपका ऑपरेटिंग नहीं होता, वो आपका नॉन ऑपरेटिंग होता है। और इस कैलकुलेशन में हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। तो ये जो फोकट का कैश आउटफ्लो करके आपने एक्सपेंडिचर माइनस करवा के प्रॉफिट को कम करवाने की कोशिश करिए, वापस ऐड बैक करो। अगर आप प्रोविजन इंक्रीज कर रहे हो, एक्सेस, हमें लगता था पहले हमारे 10,000 डूबेंगे, अब हमें लगता है हमारे 15,000 डूबेंगे, 5,000 और प्रोविजन में लाए, लेकिन ना तो कैश का इनफ्लो हुआ ना कैश का आउटफ्लो हुआ और प्रॉफिट को तुमने कम कर दिया बहुत आसानी से प्रोविजन बना के, तो उस प्रोविजन के पैसे को भी वापस ऐड बैक करो, क्योंकि हमें कैश की जानकारी चाहिए एक्चुअल में। हमें इससे मतलब नहीं है साला कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना कम हो रहा है कितना बढ़ रहा है, हमें इससे मतलब है कितना पैसा एग्जैक्ट गया और कितना पैसा एग्जैक्ट आया, ये हिसाब आ गया ना, फिर तुम्हारा नेट प्रॉफिट। अब इस ऐड करने पड़ेंगे, हाँ बिल्कुल सही। तो वो जो पी एंड एल स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में धांधली करने की सोच रहे थे ना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंपलसरी कर दिया। अब अगर आपने वहां धांधली करी होगी तो यहाँ आपने उन्हें ऐड बैक करा होगा, तो अकाउंटेंट समझ जाएगा, ऑडिटर समझ जाएगा कि साले प्रॉफिट कम करने के लिए कर रहे हैं। और अगर आपका फिक्स्ड एसेट पे नुकसान हुआ तो वो नुकसान भी आपने माइनस किया होगा, है ना, उसको भी वापस प्लस करो। और गुडविल अगर आपने बराबर करने की कोशिश करी है, राइट ऑफ करने की कोशिश करी है, क्योंकि गुडविल जो है वो इंटेंजिबल है, उसकी वैल्यू तो है लेकिन जब सेल होगा तभी है, तो उसको भी वापस ऐड बैक करो। इन जो आपने राइट ऑफ करी एक्चुअल में अमोर्टाइजेशन ही है, लेकिन क्वेश्चन अलग से दे देता है, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया। गुडविल भी अमोर्टाइज ही होगी, लेकिन वो अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका तो क्या, मैंने कहा राइट ऑफ के लिए अलग से लिख लेते है ना। इनकम से में बात करें तो इनकम तो गिनी चुनी है, या तो किराया हुआ है वो, या प्रोविजन यहाँ इंक्रीज किया था तो यहाँ आपने प्रोविजन डिक्रीज कर दिया कि भैया 10,000 डूब रहे थे, अब हमें लगता है कि अच्छे लोग हैं 6,000 ही डूबेंगे, 4,000 आप वापिस लिया है ना, तो वो माइनस करो। इंटरेस्ट और डिविडेंड जो भी रिसीव हुआ है वो माइनस करो, और लॉस आप प्लस कर रहे थे फिक्स्ड एसेट पे, तो प्रॉफिट हो रहा है तो उसे माइनस। तो इसके लिए हमने कुछ ऐसा बनाया था, ये डीजीपी आईएल गया था और वहां से रिप हो गया डी स्क्वायर, ऐसा कुछ बनाया था, पर तो मैच का है नहीं, है ना। आपको जैसा अच्छा लगे उस हिसाब से आप इन आइटम्स को याद करें, जिनमें से जो मोस्ट कॉमन है, कॉमन वो नंबर 1 डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, नंबर 2 बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, नंबर 3 इंटरेस्ट, नंबर 4 ये नंबर 5 लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट, और इधर से इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो क्वेश्चंस में घूम फिर के आते। अब एडजस्टमेंट की बात आ गई, जैसा मैंने आपको कहा, अगर आपकी एसेट इंक्रीज होगी तो कैश जाएगा, तो हम उस अमाउंट को माइनस करेंगे। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो पैसा आएगा, तो हम उसे प्लस करेंगे। शिवम भैया से मैंने 10,000 रुपए उधार लिए, तो मेरी लायबिलिटी तो बढ़ी पर पैसे भी तो मिले, तो इसलिए प्लस करेंगे।
तो हमें यहाँ पे सिंपल सा फंडा ध्यान में रखना है, पैसा आ रो है तो प्लस और पैसों जा रो है तो माइनस। जैसे कि करंट असेट बेचेंगे, आपने इन्वेंट्री बेची, स्टॉक बेचा तो पैसा आएगा तो प्लस, आपने उधारी चुकाई तो पैसा जाएगा तो माइनस। और ये इंक्रीज और डिक्रीज कैसे पता चलेगा? तो हमारे पास कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, हम ओपनिंग अमाउंट और क्लोजिंग अमाउंट को माइनस करके पता लगे कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ गई? तो कुछ इस तरीके से ऑपरेटिंग का काम होना है। सबसे पहले लिखने में आएगा एमपीबीटी, फिर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग को ऐड करना है, फिर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग को माइनस करना है। इसके बाद जो आएगा उसको बुलाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या बुलाएंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके बाद करंट असेट करंट लायबिलिटी का प्लस माइनस कर देंगे, इनकम टैक्स पेड माइनस कर देंगे, जो अमाउंट आएगा वो बन जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। पिछले 2 सालों से यही सवाल आ रहा है, बस यही कैलकुलेट करके बता दो। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, आपने प्रॉफिट कमाया इस साल 2.5 लाख रुपए, आपके डेप्रिसिएशन पे खर्च हुए हैं 10,000 रुपए, आपने गुडविल अमोर्टाइज करिए 5,000 रुपए, आपका मशीनरी पे लॉस हुआ है 7,000 रुपए और लैंड पे प्रॉफिट हुआ है 3,000। तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, गुडविल अमोर्टाइजेशन नॉन कैश आइटम है, लॉस ऑन सेल और प्रॉफिट ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो खर्चे कौन कौन से हैं? डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ये प्लस हो गया, खर्चे कौन से हैं? लॉस ये भी प्लस हो गया, और प्रॉफिट जो है वो है आपका इनकम, तो ये माइनस होगी, इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं। यानी कि 2.5 लाख में 10,000 प्लस हुए 260, 260 में 5 प्लस हुए 265, 265 में 7 प्लस हुए 272, 272 में 3 गए 269,000। ये बना हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, अब हमारे को इसने आइटम दे रखे हैं, देखो यहाँ पे डेट क्या दे रखी है 31/3/2018, यहाँ पे डेट क्या दे रखी है 31/3/2017। बताओ बच्चों पिछला साल कौन सा है? 2017। हम इतने पागल की थोड़ी है। अब सबसे पहला नाम दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल असेट होती है कि लायबिलिटी होती है? असेट होती है। तो 22,000 से 23,000 हो गई, असेट इंक्रीज हो गई। अब हमें तो रूल याद नहीं आ रहा, हम तो ये याद कर रखो कि स्टॉक बढ़ा तो पैसा गया होगा, तो इंक्रीज हुआ तो पैसा गया होगा, तो हमने 1,000 रुपया माइनस कर दिया। 1,000 डिफरेंस ही माइनस किया दीदी, ना 22 ना 23, द डिफरेंस जस्ट 1,000। इसके बाद लिखा हुआ है ट्रेड पेएबल, तो ट्रेड पेएबल असेट होती है कि लायबिलिटी? लायबिलिटी होती है। तो 15,000 से 10,000 रह गई, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, उधारी चुका रहे होंगे, पैसा जा रहा होगा, तो 5,000 माइनस। तो 1,000 और 5,000 माइनस, यानी कि 6,000 इसमें से माइनस, तो 6,000 माइनस कर दिया तो आगे 263। अब प्लस का आइटम है प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस है हमारे लिए असेट, प्लस का आइटम नहीं है, तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, 6 से 4 हो रहा है। असेट डिक्रीज होती है तो पैसा आता है ना? अब असेट डिक्रीज हो रही है तो आप तो कचौरी दिमाग में ले आओ, कचौरी गई तो पैसा आया होगा, तो 6,000 से 4,000 ही रहेगा, यानी 2,000 डिक्रीज है तो प्लस कर दिए, तो 2,000 इसमें प्लस कर दिए, तो फाइनल अमाउंट आ गया 2,65,000। इनकम टैक्स पेड की क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं दे रखी थी, तो ऑपरेटिंग में हमारा कितना पैसा है? 2,65,000 हमारा कैश का इनफ्लो हुआ है। ये आपको सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा होगा। जो ऐड वाले आइटम है उन्हें अंदर के कॉलम में ऐड करके उनका टोटल बाहर लाए, जो माइनस का आइटम है सिंगल आइटम था तो बाहर ही माइनस करके उसका टोटल लिया है, इसी को बुलाया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर जो ऐड के आइटम है और जो लेस के आइटम है उन दोनों को अलग अलग किया, जो ऐड था उसको ऐड किया, जो लेस था उसको लेस किया, फाइनली जो अमाउंट आया 265 उसको नाम दे दिया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जिसको समझ में आ गया हाथ उठा दीजिए। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होगा? हाँ, इसमें प्लस क्यों किया मैंने? क्योंकि करंट असेट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जब भी करंट असेट डिक्रीज होती है तो पैसा आता है, पैसा आता है तो हम इसको क्या करते हैं? प्लस कर। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? ठीक है साथ पहला भाग कैश फ्लो का जो है वो समाप्त होता है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो आप ब्याज बट्टे का काम होता है वो आपका ऑपरेटिंग नहीं होता, वो आपका नॉन ऑपरेटिंग होता है। और इस कैलकुलेशन में हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। तो ये जो फोकट का कैश आउटफ्लो करके आपने एक्सपेंडिचर माइनस करवा के
प्रॉफिट को कम करवाने की कोशिश करेंगे, वापस ऐड बैक करो।